तो हम लोग अभी तक जो कवर किए कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ का बहुत ही एक थीन लेयर है। अगर अर्थ को पूरा का पूरा आप कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ही थीन लेयर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ को सपोर्ट करता है, एक तो इसलिए कर पाता है, आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे कि मार्स पर जो इन्वायरमेंट है इट इज़ वेरी थीन। तो मार्स पर जो इन्वायरमेंट है ये बहुत थीन है। क्यों, हम लोग क्या कारण पढ़े थे? नहीं क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सन से सोलर स्टॉर्म निकलते हैं, वो सोलर स्टॉर्म जो होते हैं वो मार्स उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया और पूरा पूरा इन्वायरमेंट को लेकर के उड़ा दी। धरती में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसको डिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमारा एटमॉस्फेयर बच गया। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी है कि लाइफ डेवलप कर सके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसलिए मतलब जरूरी है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को बचा के रखता है, सन का सोलर रेडिएशन से कहीं उड़ ना जाए। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये धरती पे होना ये लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। और मार्स में अब क्या होगा, मार्स में चूंकि एटमॉस्फेयर थीन है तो वहां पर जब जो एरिया सनलाइट की तरफ रहता है वहां पे गर्मी ज्यादा हो जाता है, जो दूसरा साइड में रहेगा फ्रिजिड हो जाएगा। जबकि अर्थ में एटमॉस्फेयर जो है वो किसी एरिया को मतलब आसानी से फ्रिजिड नहीं होने देता और एक इन्वायरमेंट, एक टेम्परेचर को एक इवननेस देता है। ठीक, अब तो ये एक हो गया कि बहुत बड़ा बात है ये कि जो टेम्परेचर का बैलेंस जो है ये एटमॉस्फेयर बना के रखता है। दूसरी बात कि इसमें जो गैसेज है वो हमारे काम के हैं। ऑक्सीजन जो है वो लाइफ गिविंग है। हर प्लांट और एनिमल को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट को जरूरत होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और इन जनरल सबको जरूरत होता है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है और धरती को ठंडा होने से बचाता है। ठीक, मॉइस्चर जो होता है वो बारिश देता है और डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर बारिश भी देता है और ग्रीन हाउस गैस भी इफेक्ट भी पैदा करता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बारिश करवाते हैं। नाइट्रोजन का जो रोल है वो है हमारा बॉडी में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट है नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे ही कंपोजिशन में चेंज भी होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होगा वो लगभग 120 किलोमीटर ऊपर मिलना बंद हो जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है करीब 90 किलोमीटर के ऊपर मिलना बंद हो जाता है। अब क्या है कि एक रफ हम लोग फिगर लेंगे कि ये अर्थ है, अर्थ से हम लोग किलोमीटर नापेंगे, करीब 15 किलोमीटर्स डिपेंड्स, लेकिन करीब ये जो है 15 किलोमीटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद एक छोटा सा लेयर होता है दैट इज ट्रोपोपॉज, और इसके बाद जो होता है, जो लेयर शुरू होता है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अप टू अराउंड हम इस तरह से बनाए, अप टू अराउंड 50 किलोमीटर्स इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद फिर एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज, और अप टू अराउंड 80 किलोमीटर्स इट इज कॉल्ड मेसोस्फेयर। देन अगेन देयर इज अ पॉज, छोटा सा कुछ किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर का जो होता है ये पॉज होते रहता है, और इसके ऊपर में जो लेयर है ये इज अबाउट 400 किलोमीटर्स। तो 400 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर जाएगा, उसका एक्सोस्फेयर होगा। तो ये हमारा
जो अर्थ है वो एक लेयर्ड वे में एटमॉस्फेयर का कंटेन करता है। अब एटमॉस्फेयर जो है वो धरती पे है ही क्यों? तो इसलिए है क्योंकि यस, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, धरती का एस्केप वेलोसिटी कितना है? ये सब एकदम चालू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लूसेंट क्वेश्चन। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन में कब पूछ देगा क्या? नहीं, इसके लूसेंट आप लोग के वर्क चाहिए। आप लोग का साइंस वीक है, वो आप लोग को दिक्कत होगा एग्जाम में। यहाँ पे ना कोई एडवांटेज ले लेगा। ये जो है इट इज 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो कर देंगे 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो वो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं फंसेगा, निकल जाएगा बाहर। दिस इज एस्केप वेलोसिटी। तो किसी भी अगर आपको कोई सैटेलाइट वगैरह है, अगर उसको आपको बाहर निकाल देना है अपने एस्केप वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो घूमते रहेगा। ठीक। तो बात यह है कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जो स्पीड पकड़ सकते हैं, अगर उस स्पीड से मून का एस्केप वेलोसिटी कम है, तो एयर के पार्टिकल्स भाग जाएंगे। धरती पर जो विंड है, एनर्जी 11.6 किलोमीटर पर आवर नहीं पकड़ सकते, वो तो रहते हैं। ठीक। मार्स पकड़ सकता है, लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर को उड़ा ले गया है। अच्छा, तो थोड़ा सा दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग कि धरती पर एकदम शुरुआत में जो गैसेस थे, पहले ही पढ़े हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ था। हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर क्या हुआ? वोल्केनिज्म हुआ तो CO2 बाहर आया, वाटर वेपर बाहर आया, और वाटर वेपर जब बाहर आए तो वाटर वेपर कंडेंस हुए, कंडेंस होकर बारिश हुई, बारिश हो करके जो CO2 का मैक्सिमम परसेंटेज था वो धरती पर घुल घुल के गिर गया। ठीक। फिर यहाँ पे आए बैक्टीरियाज, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाने लगा, तो उस तरह से ऑक्सीजन आया। तो ये CO2, वाटर वेपर, ये सब तो वोल्केनिक एक्टिविटी से आए, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी से आए, ऑक्सीजन आया। और CO2 उतना रह नहीं पाया क्योंकि उसको बारिश उसको ला के और जमीन पर घोल घोल करके ले आया। ठीक है, वापस आए हम लोग अपना बात पे। तो अब हम लोग एक एक स्फीयर के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोस्फीयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों का लाइफ में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है। दिस इज ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्योंकि यहां पर एयर जो रहता है वो स्टैटिक नहीं रहता है, तो ये चेंजिंग स्फीयर है हमेशा यहीं पर। अब सीधा सा बात है कि ऑल द वेदर रिलेटेड इवेंट्स occur on this layer. हाइट हम बता ही दिए, हाइट एवरेज हाइट 13 किलोमीटर्स, बट वेरीज फ्रॉम 8 to 18 किलोमीटर्स, 8 to 18 किलोमीटर्स। बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, साइक्लोन आना, सब इसी लेयर में होता है। और ये जो लेयर है वो इक्वेटर पर थोड़ा ऊंचा है और पोल साइड में थोड़ा कम है, क्योंकि इक्वेटर में गर्मी के कारण जो हवा होता है वो दूर तक फेंक दी जाती है। तो आप इसको इक्वेटर समझ लीजिए, इक्वेटर एंड पोल।
एवरेज 13। इसमें क्या होता है, इस लेयर में एक लैप्स रेट होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट। फिर क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं आप लोग कितना याद रखते हैं बातों को, कि हम जैसे जैसे ऊपर उड़ेंगे, ठंडा का मौसम है, हमको क्या एक बलून ऊपर उड़ रहा है, तो हमको क्या एक अलग से बैग रखना चाहिए जिसमें कपड़ा खोल कर रखेंगे, गर्मी लगने लगेगा तो, या फिर और 2-4 जैकेट लेके जाना चाहिए कि ऊपर ठंडा लगे तो पहन लेंगे, ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये किस रेट से टेम्परेचर का फॉल होता है, हाथ उठाइए अगर पता है तो, किस रेट से गिरेगा। क्या हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा, 2 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर ऊपर, और इस तरह से, अगर याद हो तो। नहीं याद है, ये सब बताते रहते हैं, आप लोग मिस कर जाते हैं। हम लगभग जब बताते हैं ना, तो वही बात बताते हैं जो अक्सर पूछता है क्वेश्चन। किसी को नहीं याद है? तो नॉर्मल लैप्स रेट इज 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स। 165 मीटर चढ़ेंगे, 1 डिग्री कम हो जाएगा। अगर दलमा करीब 600 मीटर है तो आपको 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा वहां पर, ठीक। तो ठंडा तो वहीं पर लगने लगता है। दलमा अभी आप इस टाइम में भी चढ़ेंगे ना तो आपको इतना गर्मी नहीं लगेगा, आपको 5 डिग्री कम मिलेगा। और ठंडा का मौसम में तो अच्छा खासा तैयारी करके जाना चाहिए। और ऊपर में तो फिर बर्फ जमने लगता है अगर आप हिमालयन रेंज में जाएंगे तो, ठीक। इसका कारण यह है कि लोअर एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली गेट्स हीटेड बाय अर्थ, नॉट सन। ऐसे कॉमन आदमी क्या सोचेगा कि ऊपर जाएंगे तो सूरज का रोशनी मिलेगा ज्यादा, सूरज के पास जा रहे हैं तो हम लोगों को गर्मी लगना चाहिए। नो, हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो धरती का हीट से गर्म होता है, यानी कि सन रेज जो होते हैं वो बिना गर्म किए हुए एक तरह से वो पहले आ जाते हैं नीचे, और नीचे अर्थ हीट होती है तो अर्थ का हीट से फिर हम हीट होते हैं। तो दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। इसके आगे एक एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, अगर कोई भी पॉज है इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो होगा दैट विल नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज विथ हाइट, तो दिस इज पॉज। यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड -80 डिग्री हो जाता है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। remains constant. Next is a stratosphere. हाइट हम लोग पहले देख चुके हैं। यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस with increase in height,
यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ी देर बाद हम एक चार्ट देंगे, पता चल जाएगा। अब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ से बात ऐसे करें कि दिस इज 0 या फिर माइनस 100 एंड दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो अगर आप लोअर एटमॉस्फेयर में हैं तो आप अगर ऊपर चाहेंगे विथ हाइट तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो कम होने लगेगा। ठीक, इसके बाद प्रॉपर पॉज आएगा, ऐसे रहेगा, और फिर हाइट अप पकड़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। रेट के हिसाब से तो कम होना चाहिए। नहीं, तो ये लैप्स रेट का ट्रोपोस्फेयर के लिए है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के लिए लैप्स रेट नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर सूली बढ़ते चले जाता है। मतलब वो स्ट्रेटोस्फेयर में लिखा है तो वो ट्रोपोस्फेयर में लिखा है तो ट्रोपोस्फेयर के लिए वैलिड है वो। अब यहाँ पे हम लोग बात चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, और ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ओजोन। हाँ होता है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर अलग बिहेव करता है और स्ट्रेटोस्फेयर अलग बिहेव करता है। ये हमारा है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। इट इज वेरी थिन लेयर, बहुत ही पतला परत है। ओजोन वहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज वहां पर ओजोन बनता रहता है, और ओजोन लेयर it protects us from ultraviolet rays. कुछ याद आ रहा है अल्ट्रावायलेट रे को लेकर के? और कोई प्रोटोकॉल? क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके पहले किगाली भी था ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये मतलब इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। अल्ट्रावायलेट एक टर्मिनोलॉजी पहले आता था, दैट वाज ओजोन होल, ऐसे बोलते थे। तो ओजोन होल जो था वो पोलर एरिया में ज़्यादा आसानी से बन जाता है। वहाँ से ओजोन होल का मतलब वहाँ से अल्ट्रावायलेट रे धरती पर घुस रही थी। तो फिर पता किया गया, तो क्या पता चला? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस किया गया किस चीज़ से? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पता चला कि ये तो ठीक है, ओजोन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी फिर चेंज किए। तो ठीक है, ओजोन जो है, ओजोन लेयर अगर नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रे से भी लाइफ पॉसिबल नहीं होता धरती पर। अल्ट्रावायलेट रे इज आयनाइजिंग और ये स्किन कैंसर क्रिएट करता है। एक्सरे गामा रे भी तो आयनाइजिंग। हाँ, आयनाइजिंग है। एक्सरे बहुत ज़्यादा बार नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट इज, नहीं, एक बात इसमें और है। एक बात ये है कि यहाँ पर जो हवाएं होती है वो बहुत ही तेज बहती है, हॉरिजॉन्टल तेज हवा, जेट स्ट्रीम। तो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट्स इसी लेयर पे उड़ते हैं। ठीक, तो ये जो लेयर है, इस लेयर में
हवाएं जेट स्ट्रीम चलती हैं जो कि और प्लेन जो होते हैं इसी लेयर में आइडियल कंडीशन होता है उड़ने का इनका। थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में फिर उल्टा वाला फिर शुरू हो जाता है, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, रीचेज -100 डिग्री सेल्सियस। और जो मेटर्स होते हैं, मेटर्स ये इसी लेयर पे गिरना शुरू करते हैं। और ऑरोरा आप लोग याद होगा, ऑरोरा याद है? हाँ हाँ, जो आर्कटिक सर्कल में है ना, वो लाइट्स दिखते हैं लोगों को। हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स, वो जो लाइट होते हैं वो भी इसी लेयर पे आता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फेयर, दैट इज आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर increases with height, makes radio communication possible। इस लेयर में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो हमारे वेव्स जो टावर से निकलते हैं ना, ये टावर से जो वेव निकलते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते। ये जो जियो का टावर है, एयरटेल का टावर है, ये जो होते हैं ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते हैं, यानी टावर को कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब हम लोग रेडियो ऑन करते हैं, जब रेडियो आया था तो कोई टावर नहीं था। रेडियो जो था वो रेडियो यूं भी पकड़ लेता था, जैसे जमशेदपुर में कोई टावर नहीं था जिस समय में। उस समय में भी रेडियो सिलोन जो श्रीलंका में बजता था, पहले लोग जो था ना रेडियो सिलोन लगाते थे, उसमें हिंदी गाना चलता था, सुबह सुबह न्यूज आता था और हिंदी गाना चलता था, तो लोग सिलोन सुनते थे। इसके अलावा लोग जो था वो BBC लंदन सुनते थे, लंदन से वेब जनरेट कर देते थे, यहाँ जाता था। अब वो इसलिए आप पता था क्योंकि ये जो होते थे ये लॉन्ग वेव होते थे। ये लॉन्ग वेव जो होते बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वो डिस्टेंस को ट्रेवल करते थे। जैसे कहीं से वेव जनरेट कर दिया, वेव निकल करके चला गया आसमान में, आसमान में जा कर के टकराता था आयनोस्फेयर से और वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता था, तो धरती का वो लगभग पूरा हिस्सा में ये कवरेज हो जाता था वापसी। तो ये मतलब रेडियो जो हमारे लाइफ में आया था, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था रेडियो, वो इसी लेयर के कारण हो पाया। तो जितना लॉन्ग वेव होगा यानी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वो उतना चांस है कि एक देश से दूसरे देश में लोग सुन लेंगे। तो पहले आता था शॉर्ट वेव, मीडियम वेव एंड लॉन्ग वेव। तो शॉर्ट वेव जो होगा वो शॉर्ट वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, SW। तो शॉर्ट वेव के लिए कई जगह पे टावर बनाए गए, जैसे आदित्यपुर में बनाया गया आकाशवाणी का, आदित्यपुर में भी एक आकाशवाणी है, तो आकाशवाणी बनाया गया, वहाँ से यहाँ के लोगों को कवर करता था। तो शॉर्ट वेव का बात अलग है, लेकिन लॉन्गर वेव जो है BBC लंदन या जो हम बताते कभी कभी, अभी भी आप रेडियो कभी कभी लगा देंगे ना, तो आपको ऐसा लैंग्वेज सुनाई पड़ेगा, आप जानेंगे नहीं कौन सा लैंग्वेज है ये। तो वो क्योंकि वो ड्यू टू आयनोस्फेयर वो नीचे आ रहा है। ठीक, आयनोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फेयर। अच्छा, बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो होता है ये आयनोस्फेयर के ऊपर होता है और इट इज वेरी स्पार्स, यानी गैसेज यहाँ पे बहुत ही कम होती है। एंड देन इट गेट्स मर्ज्ड इनटू आउटर स्पेस। खैर एनीवे, तो तब ये जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है उसका पीछे एक रीज़न है कि काम बेहतर आप लोग जा कर के कर सकें। लेकिन फिर एक चक्कर क्या है ना कि एग्ज़ाम इंग्लिश से निकालना ज़्यादा थोड़ा आसान है,
कंपेयर टू हिंदी। एग्जाम में अलग अलग मुद्दा हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वापस आए।